इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तत्विदः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज के कार्यक्रम में चंद्रमा के बारे में एक अनोखी बात लेकर के आया हूँ। कार्यक्रम अंतिम हिस्से तक देखिएगा, क्योंकि कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ भी बताऊंगा। एक बात बताना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग जब मैं जैसे कार्यक्रम डालता हूँ, उसके बाद आप लोग जो प्रतिक्रिया देते हैं, उसके बाद मैं तुरंत प्रतिक्रिया देने का प्रयास करता हूँ। परंतु होता क्या है कि मैं कार्यक्रम डालने के तुरंत बाद रसोई घर में जाकर के मुझे खाना भी बनाना होता है। इस वजह से आप लोग उसमें कमी मत करिएगा, क्योंकि मैं कार्यक्रम डालने के बाद खाना बनाने के लिए चला जाता हूँ अपने माताजी के साथ। इस वजह से मुझे उस समय वक्त नहीं मिलता है कि मैं आप लोगों के नमस्कार या धन्यवाद का प्रतिक्रिया दे सकूं। आप लोगों ने जो भी ग्रीटिंग्स भेजे हैं उसका उत्तर दे सकूं। मैं अगले दिन प्रयास करता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर रात्रि हो जाती है तो फिर दे नहीं पाता। तो इस वजह से आप लोग इस चीज़ में कमी मत करिएगा कि मैं आपके उस प्रतिक्रिया का जवाब नहीं दे रहा हूं। ये बिल्कुल दिमाग में मत रखिएगा। आइए अब आपको कार्यक्रम पे लेके आता हूं, बने रहिए हमारे साथ। आइए सीधे मुद्दे पे लेके आता हूं, लेकिन कार्यक्रम आरंभ करने से पहले एक बात जो कि बहुत मोटी है वो समझ लीजिएगा। हमारी कुंडली में जो सबसे ज़्यादा मतलब किसी ग्रह की महत्ता है तो वो चंद्रमा की है। और वस्तुतः किसी भी व्यक्ति के मति और बुद्धि को अगर पहचान में रखना है, या उसके बारे में कि उसके राशि का प्रभाव इसके ऊपर कितना पड़ रहा है, उसके व्यक्तित्व का प्रभाव कैसा रहेगा, तो दो ग्रहों को बहुत ज़्यादा मैंडेटरी होता है देखना। सबसे पहले चंद्रमा और दूसरे बुध, क्योंकि लग्न जो है वो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और आपके व्यवहार को। लेकिन वो कितना मजबूत होगा, जो उसमें मजबूती आएगी वो कितनी मजबूती है, उसमें कितनी मतलब जो है गाढ़ापन है। तो चंद्रमा जो है वास्तव में किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, और बुध बहुत महत्वपूर्ण रोल में होते हैं। कारण क्योंकि ये तुरंत ही बदलने वाले ग्रह होते हैं। तो आज जिस पे चर्चा करने वाला हूं वो आप अपनी कुंडली में ये देख लीजिए कि चंद्रमा की स्थिति क्या है। सबसे पहले मैंने चंद्रमा पे कई कार्यक्रम बनाए हैं और आज भी एक अनोखी बात ही लेकर के आया हूं। मैंने जैसे कि आरंभ में एक बात कही है कि चंद्रमा और बुध बहुत ज़्यादा संवेदनशील ग्रह होते हैं, अति संवेदनशील ग्रह होते हैं ये। और ये इतनी जल्दी किसी भी शुभ ग्रह और पापक ग्रह से प्रभावित होते हैं कि ज्योतिषियों के लिए इसके एक खास फलादेश पर पहुंचना थोड़ा कठिन होता है। कोई भी अगर आपकी कुंडली का फलादेश कर रहा है तो निश्चित रूप से वहां पे ये एक बात जरूरी है कि वो भटक रहा है। चंद्रमा और बुध को देख करके एक्यूरेट फलादेश करना इन दोनों ग्रहों का थोड़ा कठिन तो है। कारण क्योंकि हम जहां तक उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं उसमें थोड़ी बहुत कमजोरी रह ही जाती है, क्योंकि ग्रह अपने आप को किसके सदृश फल करेगा, इसके फलादेश में थोड़ी बहुत रिक्तता रह ही जाती है, चाहे कोई भी हो। दूसरी बात है कि ये जो दोनों ग्रह चंद्रमा और बुध वास्तव में किसी भी ग्रह से तुरंत ही नकारात्मक और सकारात्मक रूप से प्रभावित हो जाते हैं, जिसका पता लगाने के लिए हमें उन दोनों की मजबूती को देखना होगा कि वास्तव में वो अपने मजबूती मतलब जो उनकी स्टेबिलिटी है वो कितनी मजबूत है, वो कितने अति संवेदनशील या फिर संवेदनशील होने में उनकी कमी या कमोबेश की स्थिति कितनी है। क्या वो ऐसी स्थिति में है कि वो तुरंत ही अपने आप को प्रभावित कर लेते हैं किसी भी ग्रह से, या वो इतने मजबूत हैं कि अपने स्थिति को मेंटेन करके रख सकें और दूसरे के प्रभाव से बच सकें। फिर भी जो चंद्रमा है वो तुरंत चूंकि चलायमान होते हैं, गतिशील और तीव्रगामी होते हैं, इस वजह से वो जहां नक्षत्रों से भी तुरंत प्रभावित होते हैं वहीं ग्रहों से भी और नक्षत्र के अधिपति से भी उतने ही प्रभावित होते हैं। प्रिय दर्शकों, आपकी कुंडली में बहुत अच्छी बात यह होगी कि चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ न बैठे हों। याद रखिएगा, आपकी लग्न कुंडली में बात करूं या नवमांश कुंडली में बात करूं, किसी भी कुंडली में अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति बिल्कुल अकेले है, हाँ
एक बात जो कि यहां पे बहुत ज्यादा जरूरी है वो ये कि मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा किसी भी राशि के और कहीं भी किसी भी भाव में बैठे हैं, किसी भी राशि में किसी भी भाव में बैठे हैं, बस दो ही शर्त है। पहली शर्त ये कि वो चंद्रमा किसी भी ग्रह के साथ न बैठे हों, लेकिन अगर उनकी स्थिति शुक्र के साथ हो रही है तो वो बुरे तौर पे प्रभावित नहीं होंगे और जीवन में शुभता लाने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा अगर सूर्य के साथ बैठेंगे तो ग्रहण में चले जाएंगे, ग्रहण दोष लगेगा, अमावस्या का दोष लगेगा, ग्रहण नहीं अमावस्या का दोष लगेगा, और फिर वो बहुत ज्यादा चिंतित करने वाले हो जाते हैं, स्वास्थ्य को परेशान, मति बुद्धि को विचलित करने वाले और आय को कमजोर करते हैं, माता के स्वास्थ्य को परेशान करते हैं, आदि आदि, लाभ को कम दे देते हैं, जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से संबंधित फलों को कमतरी से देने वाले होते हैं। अगर वो चंद्रमा यहां बैठ जाएंगे सूर्य के साथ तो व्यक्ति के व्यक्तित्व को कमजोर कर देंगे, स्वास्थ्य को कमजोर कर देंगे। तो विभिन्न भावों में अगर द्वितीय भाव में बैठ जाएंगे तो वाणी का लाभ कमजोर हो जाएगा, वाणी कर्कश हो जाएगी, पत्नी के साथ प्रेम नहीं हो पाता है, व्यक्ति कुटुंबजनों से दूर जाना चाहता है। अगर चंद्रमा किसी भी ऐसे ग्रह के साथ बैठे हैं जो उसके, हालांकि चंद्रमा जो हैं वो किसी को भी न तो अपना मित्र मानते हैं और न शत्रु, सबके साथ उनका संबंध समता और मित्रता का ही होता है, शत्रु तो किसी को मानते ही नहीं है, मित्र और शत्रु मित्र मानते हैं और समता का संबंध रखते हैं। परंतु फिर भी अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अगर शुक्र के साथ बैठे हैं तो ये अच्छी स्थिति रहेगी। अगर वो गुरु के साथ बैठे हैं तो भी स्थिति एक बार अच्छी बनेगी, लेकिन ग्रंथकार ये कहते हैं कि चंद्रमा अगर शुक्र के साथ बैठा है तो ये अच्छी स्थिति को दिखाने वाले हो जाते हैं। तदुपरांत अगर इसके अलावा सूर्य के साथ बैठे हों, राहु के साथ बैठे हों, शनि के साथ बैठे हों, आदि ग्रहों के साथ बैठे हों तो ये अच्छा नहीं होता है और व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं से वो उसको जरूर थोड़ा सा प्रभावित करते हैं बुरे तौर पे, या फिर उस भाव के फल को वो कमजोरी से देने वाले हो जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कितने अकेलेपन वाली है। यहां पे कुछ लोग ये कह देंगे कि चंद्रमा अगर अकेले बैठेगा तो चंद्रमा मन है तो वो भटकने लगेगा, लेकिन इसके लिए याद रखने वाली ये बात है कि मन के भटकाव का कारण आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति को देखने पे भी पता चलता है कि वो कृष्ण पक्ष का है, शुक्ल पक्ष का है, या फिर वो पापग्रह बन रहा है या फिर शुभग्रह बन रहा है। सबसे पहले तो हमें इस चीज को देखना होगा। अगर पापग्रह रहा तो व्यक्ति के मन को परेशान करेगा, चिंतित करेगा, स्वास्थ्य को परेशान करेगा, माता के साथ संबंध को कमजोर करता है, या माता के सुख को कम देता है, या माता से वैचारिक मतभेद देता है। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ ग्रह से प्रेषित रहे तो व्यक्ति की कुंडली में हर जगह से अच्छा फल और परिणाम देने वाले होते हैं। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह हुए और शुक्र के साथ भी बैठे हैं तब तो ये बहुत अच्छी स्थिति है, कहना ही नहीं है। लेकिन अगर चंद्रमा शुभ ग्रह बन रहे हों और पापग्रह के साथ बैठे हों और चाहे कोई भी ग्रह के साथ बैठे हों शुक्र को छोड़ करके, तो ये शुभ ग्रह होकर के भी थोड़े से अपने प्रभावों को कम और उस भाव के फल को कमजोर करने वाले हो जाते हैं। ये बात सिद्ध है और ये बात जो मैं बता रहा हूं प्रिय दर्शकों, ये हर जगह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होता है। अगर ये बात प्रश्न कुंडली पे भी लागू हो जाए तो वहां भी ये लागू हो जाएगी। अगर ये बात विवाह की चल रही हो और वहां भी ये स्थितियां बन रही हो तो भी ये बात बनती है। मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चंद्रमा की स्थिति अगर शुक्र के साथ है, चाहे वो लग्न कुंडली की बात हो, चाहे वो नवांश कुंडली की बात हो, या चाहे वो प्रश्न कुंडली की बात हो, हर जगह ये बात सिद्ध होती है। बाकी के अन्य ग्रहों के साथ अगर वो रहेंगे तो अपने आप को जरूर ही प्रभावित करते हैं, बुरे या अच्छे तौर पे। लेकिन चंद्रमा अगर शुक्र के साथ हैं और वो पापक या शुभक बन रहे हैं फिर भी वो अच्छा फल करते हैं, वो श्रेष्ठ फल को देने वाले होते हैं, व्यक्ति के जीवन में शुभता और अच्छे लक्षणों को दिखाने वाले हो जाते हैं। ये बात बहुत सही है। अब उसके बाद आपको मैंने ये बातें बताई कि कहीं भी जन्म कुंडली में चंद्रमा बैठे हों, अगर शुक्र के साथ उनकी स्थिति आ रही है तो वो अच्छा होगा, और अगर बाकी के अन्य ग्रहों के साथ आ रही है तो थोड़े से कमजोर, मतलब चंद्रमा को युति का दोष लग जाता है। चंद्रमा को युति का दोष लग जाता है, जिसे युति दोष कहा जाता है। खास करके ये स्थितियां जो लागू होती हैं वो चंद्रमा के साथ ही लागू होती हैं, बाकी के अन्य ग्रहों के साथ नहीं। नवमांश में अगर यही चंद्रमा उच्च के भी होते हों और युति में होते हों फिर भी वहां पे वो थोड़े से प्रभावित होंगे। हालांकि उसकी स्थिति की अगर ग्रह उच्च का है नवमांश में तो श्रेष्ठ फल तो करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। परंतु
अगर वहां पे वो शुक्र के साथ बैठ रहे हैं और उच्च के भी हो रहे हैं तो वो अपने फलों को बहुत ज्यादा लाभ से देने वाले हो जाते हैं। लेकिन अगर नवमांश कुंडली में चंद्रमा उच्च के होते हों और वो शुक्र के अलावे किसी अन्य ग्रह के साथ बैठते हों तो थोड़े से प्रभाव से कमजोर हो जाते हैं। ये बात आपको स्पष्टतया समझ लेनी चाहिए। समराइज करके एक बार फिर से बता देता हूं, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की युति किसी भी ग्रह के साथ हो रही है शुक्र को छोड़ करके, तो यह चंद्रमा के युति दोष का कारण बनता है और ऐसी स्थिति में इसके प्रभाव को थोड़ा कम और कमजोरी से देखा जाता है। इसके अलावे अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति शुक्र के साथ बन रही हो और अगर वो पापक या शुभग्रह किसी भी तरीके से आते हो कुंडली में, तो भी वो अच्छे और श्रेष्ठ फलों को देने वाले होते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और क्षेत्र का अध्ययन करने से पहले सर्व प्रमुख और प्रमुखता से चंद्रमा की स्थिति को देख लेना आवश्यक और जरूरी होता है। अब कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में आपको कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। प्रिय दर्शकों, एक बात है जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे ये शरीर जो है वो क्षेत्र है, ये क्षेत्र है और इसके मालिक को क्षेत्रज्ञ कहा जाता है और जो इनके संबंधों को अच्छे तरीके से जान लेता है उसे ही ज्ञानी पुरुष कहा जाता है, उसे ही ज्ञानी कहा जाता है। मतलब आपको एक उदाहरण देता हूं, हमारे इस भारतीय सनातनी परंपरा में ये जो हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, इसमें कई लाख पुस्तक पढ़े हैं जिनका अभी तक हमने कुछ हिस्सों का ही अनुवाद किया है। हमारे पास कितने धर्म ग्रंथ हैं, आप उसका पठन पाठन करिए, एक से एक अद्भुत चीजों का आपको आह्वान हो जाएगा और फिर आप इतने दिव्य ज्ञानी हो जाएंगे कि इस शरीर के वास्तविक कर्म को समझ जाएंगे और फिर इसका जन्म किस लिए हुआ है, इसका वास्तविक कृत्य क्या है, इसका वास्तविक कर्म क्या है, आपको पता चल जाएगा। हम वास्तव में कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ सोचना चाहते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करते हैं, सोए सोए आराम से बैठ करके खूब सोच लिया, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन जब बात कर्म के करने की आती है तो हम थके हारे से और देर से उठते हैं, थके मंदे उठते हैं और रात भर जगते हैं और दिन भर सोते हैं। कुछ इसी तरह से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। पूरा भरोसा है आपको ये चंद्रमा के युति दोष को आप समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।